हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने डीएसटीएल की यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 को। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 2 में अपने रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करेंगे यूनिट 1 के, जिसमें हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में, पोस्ट सेट, हैश डायग्राम एंड लैटिस। यहाँ से इस लेक्चर में जो जो टॉपिक पढ़ेंगे वहां से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं और वहां से हमारे क्वेश्चन आए हुए भी हैं। जो हमारे जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं हम उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपके पीवाईक्यूज भी सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो सिर्फ आपको क्या करना है, आराम से बैठना है और इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो करते वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा रिलेशन। अब बेसिकली रिलेशन से आप क्या समझते हैं? रिलेशन का अगर हम हिंदी में मीनिंग समझे तो यानी रिश्ता, वही इसके अंदर है। वो रियल लाइफ में जैसे होता है, यहाँ सेट के साथ है। ये क्या कहता है? रिलेशन ये डिफाइन करता है कि एक सेट ए है, एक सेट बी है। जो सेट ए के एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट से किस तरीके से रिलेट करते हैं, उसी को ही हम रिलेशन बोलते हैं। समझ आया आपको? तो इसमें वही लिखा है, लेट ए एंड बी आर टू सेट ए, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइन दैट हाउ द एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए के एलिमेंट सेट बी से किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं वो हमें बताता है रिलेशनशिप। ठीक है, सिंपल होता है रिलेशनशिप या रिलेशन। अब अगर कोई भी सेट है, अगर आपको उसमें फाइंड करने की नंबर ऑफ रिलेशन उसमें कितने होंगे, तो लेट ए, ये क्या है? कार्डिनैलिटी। आपको लेक्चर नंबर 1 में काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। तो कार्डिनैलिटी यानी कार्डिनैलिटी क्या बताती है? नंबर ऑफ एलिमेंट m, नंबर ऑफ एलिमेंट n, यानी बी में सेट ए में कितने एलिमेंट है और सेट बी में कितने एलिमेंट है। अगर हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर m इंटू n। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए दूं कि हमारी ये सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, और एक हमारा सेट बी है जिसके अंदर हमारे ये एलिमेंट है। तो अगर हम ए की कार्डिनैलिटी पूछूं तो ए की कार्डिनैलिटी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, 3 एलिमेंट है। बी की कार्डिनैलिटी क्या है? 1 एंड 2, तो क्या है? 2 एलिमेंट। अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ रिलेशन आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर m इंटू एन, यानी 2 की पावर 3 इंटू 2, यानी 2 की पावर 6 नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल होंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये इसका मतलब है। आई होप एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन क्या होता है और नंबर ऑफ रिलेशन किसी भी सेट के, दो सेट के बीच में हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ रिलेशन। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन। अब पहला हमारा टाइप है डायगोनल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। डायगोनल रिलेशन बोले या हम आइडेंटिटी रिलेशन बोले, ये सेम ही है। ये क्या कहता है कि कोई भी आपका सेट है, सेट ए है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट है अगर वो खुद से ही रिलेट करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो हमारा क्या है? डायगोनल रिलेशन। अब हम देखेंगे डायगोनल रिलेशन ऑन सेट ए इज डिनोटेड बाय डेल ए। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल और एक सेट का नेम जो भी है। जैसे कि वो क्या कहता है कि डेल ए इक्वल टू ए कॉमा ए फॉर ए ऑल बिलोंग्स टू ए, यानी जो भी आपके सेट ए के अंदर एलिमेंट है वो रिलेशन के अंदर खुद से ही रिलेट करने चाहिए। तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? वो हमारा कैसा रिलेशन है? डायगोनल रिलेशन है। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अब जैसे हमारा जो सेट ए है, सेट ए क्या है हमारा? 1 2 3। तो डायगोनल रिलेशन क्या कहता है? जो सेट के एलिमेंट है वो रिलेशन के अंदर खुद से रिलेट करने चाहिए। खुद से रिलेट का मतलब क्या है? एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा एक्स यानी 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3। अगर ये हमारे रिलेशन आर में बिलोंग कर रहे हैं तो हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? ये हमारा रिलेशन डायगोनल रिलेशन है या हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब आप एग्जाम्पल में देखें कि 1 2 3 है, हमारा सेट ए है, दो रिलेशन डिफाइन है। अब आप देखकर बताओ जल्दी से कि कौन सा रिलेशन हमारा डायगोनल रिलेशन है। अब हम पहले रिलेशन 1 की बात करें तो 1 2 3 हमारे 3 एलिमेंट है। अब रिलेशन 1 में देखें तो 1 1 2 2 3 3 तीनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा डायगोनल रिलेशन है। तीनों आने चाहिए। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर हैं वो सारे सेट के एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करने चाहिए रिलेशन के अंदर, तो ही हम बोलेंगे कि वो रिलेशन हमारे क्या? डायगोनल रिलेशन या आइडेंटिटी रिलेशन। अगर कोई भी हमारा रिलेशन के अंदर कोई भी जो हमारा एलिमेंट है वो तो है बट उसका पेयर खुद के साथ पेयरिंग नहीं है, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? वो हमारा डायगोनल रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल 2 में देखिए आप, 1 1 2 तो है, 2 2 तो है, बट
3 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा डायगोनल रिलेशन नहीं है। समझ आया आपको डायगोनल रिलेशन क्या होता है? सिंपल, ठीक है। अब डायगोनल रिलेशन आपको क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की, जो कि हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिल्कुल डायगोनल रिलेशन की तरह है। जो डायगोनल रिलेशन कहता है ना, वही रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी यही कहता है कि कोई भी सेट ए है और उस पर कोई भी रिलेशन डिफाइन है, तो सेट के जो भी सारे एलिमेंट है वो रिलेशन के अंदर खुद से रिलेट करने चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसका मतलब क्या है कि डायगोनल और रिफ्लेक्सिव तो सेम हुए, तो हम क्यों इन अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बहुत एक कॉमन डिफरेंस बताऊंगी अभी जब आप रिफ्लेक्सिव पढ़ लोगे कि डायगोनल और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है। वही लिखा हुआ है, अ रिफ्लेक्सिव अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव ओनली इफ एक्स रिलेट टू ए। ये हम किस तरीके से पढ़ते हैं, एक्स आर क्या रिलेट टू ए, एक्स रिलेट करेगा एक्स से, फोर बिलोंग एक्स बिलोंग टू ए। यानी जो भी सारे सेट है, सेट के सारे एलिमेंट खुद से रिलेट करेंगे अगर उस रिलेशन के अंदर एक सेट ए पर, तो हम उसको बोलेंगे वो हमारा क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। अब जैसे 1 2 3 हमारा क्या ये सेट है। अब रिलेशन R1 डिफाइन है, 1 1 2 2 3 3। सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3। क्या तीनों एलिमेंट रिलेशन के अंदर खुद के साथ पेयरिंग कर रहे हैं? यस, 1 1 भी, 2 2 भी, 3 3 भी। इसका मतलब क्या, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर हम यहाँ बात करें 1 1 है बट 2 2 नहीं है, 3 3 है बट 2 2 नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्या आप इस रिलेशन को डायगोनल रिलेशन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। आप सोचोगे बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। नहीं बोल सकते। मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत कॉमन डिफरेंस है जो शायद आपको नहीं पता होगा डायगोनल रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बीच में। दोनों कहते हैं एक ही बात है कि एक्स को मैं एक्स रिलेट करना चाहिए हमारे कोई भी सेट के ऊपर। अगर उससे रिलेशन है तो एक्स को मैं एक्स उसके अंदर रिलेट करना चाहिए, सब फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। बट देख इसमें क्या डिफरेंस है कि डायगोनल रिलेशन सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है कि 1 1 2 2 और 3 3 ही आने चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता, सिर्फ डायगोनल ही पेयर आएंगे। 1 2 नहीं आ सकता, 2 3 नहीं आ सकता, और कोई भी एलिमेंट अलाउ नहीं है। बट रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, 1 1 भी आप खुद के साथ तो होने चाहिए, खुद के साथ तो रिलेट करने चाहिए बस, बट उसके अलावा कोई और एलिमेंट भी हमारे सेट के अंदर आ सकता है। बट वो क्या कहता है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पेयर आएंगे। ठीक है, तो ये आपको कॉमन डिफरेंस समझ आ गया रिफ्लेक्सिव में और हमारे डायगोनल रिलेशन में। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं? नंबर ऑफ रिलेशन अगर इसे क्वेश्चन पूछा तो नहीं है, बट अगर पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए। ठीक है, सेट ए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। डायगोनल और रिफ्लेक्सिव आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारा इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव क्या कहता है, जस्ट रिफ्लेक्सिव का अपोजिट है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि 1 1 2 2 3 3 होनी चाहिए। इररिफ्लेक्सिव क्या कहता है, सब हो जाए बट 1 1 2 2 3 3 खुद के साथ जो रिलेट करते हैं वो नहीं होने चाहिए। तो मैं उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। वही इसके अंदर लिखा हुआ है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी इररिफ्लेक्सिव ओनली इफ x does not relate to x for all x belongs to a। यानी अगर कोई भी सेट ए है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो खुद के साथ पेयरिंग नहीं करने चाहिए रिलेशन के अंदर। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, वो रिलेशन हमारे कैसा है, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा R1 रिलेशन है। फॉर हमारा जो ए जो हमारा सेट है, आप समझ लीजिए 1 2 3 है। ठीक है, 1 2 3 ये हमारा सेट है, उसके ऊपर ये 3 रिलेशन डिफाइन है। अब R1 इररिफ्लेक्सिव है या नहीं है, अब आप खुद से बताओ। वीडियो को पॉज करो और खुद दिन में दिमाग लगाओ कि कौन सा इररिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, पहला हम देखेंगे 1। इररिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि 1 1 नहीं होना चाहिए, 2 2 नहीं होना चाहिए, 3 3 नहीं होना चाहिए, तीनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एक आ जाता है तो वो हमारा इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब 1 1 अब देखेंगे 1 1 है नहीं है, 2 2 है नहीं है, 3 3 है नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हमारा इररिफ्लेक्सिव है। R2 की अगर हम बात करें 1 1 है नहीं, 2 2 है नहीं, बट 3 3 है, इसका मतलब ये हमारा इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1 3 है, 1 2 है, बट 1 1 है, तो 1 1 की वजह से ये क्या होगा, इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि इररिफ्लेक्सिव ये कहता है कि 1 1 2 2 3 3 ही नहीं आने चाहिए। ठीक है,
आई होप आपको क्लियर होगा। अगर हम नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो वो सेम उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव में नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का सेम ही फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है हमारा रिलेशन, वो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए। सिमेट्रिक अब हमने देख लिया, सिमेट्रिक हमारा क्या कहता है, सिमेट्रिक हमारा कहता है अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है हमारा रिलेशन के अंदर तो वाई एक्स भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। लाइक 1 2 तो 2 1 भी होना चाहिए। अब आप बताओ, ठीक है ये तो हम देख लेंगे, क्या 1 1 2 2 3 3 इनसे कोई फर्क पड़ेगा होने ना होने से? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सिमेट्रिक रिलेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं करते, वो हो ना हो उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। आर रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन ओनली इफ, किसी भी रिलेशन आर को सेट ए पर हम उसको कब सिमेट्रिक बोलेंगे, जब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो हम बोलेंगे दैट रिलेशन इज नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन। अब आप देख लीजिए, अब R1 रिलेशन हम देख लेते हैं। कोई सेट ए है उस पर R1 रिलेशन डिफाइन है। 1 5 है, अगर ये आप x मानिए ये y मानिए तो 1 5 है तो 5 1 होना चाहिए। क्या 5 1 है? यस है, ठीक है। अब 4 7 है तो 7 4 होना चाहिए। क्या 7 4 है? यस है। तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर हम R2 की बात करें 1 2 है, 2 1 है? नहीं। अब 2 1 नहीं है तो बस ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है R2 में। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि R2 हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि सिमेट्रिक क्या होगा। अब नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन अगर आपको पूछ लिए जाए कभी 2 नंबर में तो उसका फॉर्मूला 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, ये आपके होते हैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। अब सिमेट्रिक पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारा एंटी सिमेट्रिक। अब एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, एंटी सिमेट्रिक हमारा सिमेट्रिक की तरह है बट इसमें एक कंडीशन आ जाती है। ये क्या कहता है, अगर एक्स वाई है बिलोंग कर रहा है और वाई एक्स बिलोंग कर रहा है तो एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर डायगोनल पेयर ही हो सकते हैं। अब आप समझने की कोशिश कीजिए क्या कहता है, ये कहता है अगर एक्स वाई है, ठीक है, तो वाई एक्स होना चाहिए। ये तो सिमेट्रिक भी कहता है, बट एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि एक्स इक्वल टू वाई भी होना चाहिए, यानी ये कंडीशन जब भी होगी जब हमारा एक्स इक्वल टू वाई होगा। तो एक्स इक्वल टू वाई का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक्स इक्वल टू वाई कब होंगे, 1 1 2 2 3 3 डायगोनल पेयर में ही तो है एक्स और वाई इक्वल हमारे, तो मतलब ये प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अब पहला हमारा क्या है 1 2, क्या 2 1 है? नहीं, 2 1 ही नहीं है तो हम ये कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। अगर 2 1 होगा तब ये हम कंडीशन चेक करेंगे। 3 1 है, क्या 1 3 है? नहीं, तो हम ये कंडीशन ही चेक नहीं करेंगे। 2 3 है, क्या 3 2 है? नहीं है। तो जब एक्स वाई है, ये कंडीशन हम कब चेक करेंगे, जब एक्स वाई होगा और वाई एक्स भी होगा तब कंडीशन चेक करेंगे। अगर सिंपल एक्स वाई है और वाई एक्स नहीं है तो इसका मतलब वो कंडीशन हम चेक नहीं करेंगे। तो आप सोचोगे कि ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक नहीं है, बट ये एंटीसिमेट्रिक है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि 1 2 1 तो है ही नहीं, हम चेक तो जब भी करेंगे ना जब इसका एक्स वाई प्रेजेंट है। जब वाई एक्स होगा तभी तो एक्स इक्वल टू वाई देन की कंडीशन पे हम जाएंगे। जब यही कंडीशन नहीं है इफ वाली तो देन की कंडीशन पे हम क्यों जाए, ठीक है। अब जैसे आप R2 में देखिए 1 2 है तो 2 1 है, नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 1 है, 1 3 है, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 है, हाँ, क्या 3 2 है? हाँ। तो इसका मतलब अगर 2 3 है 3 2 है तो क्या होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए, 2 2 और 3 3 होना चाहिए। बट ना तो 2 2 है ना 3 3 है, तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि एंटीसिमेट्रिक की क्या कंडीशन है। अगर आप नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन देखें तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, ठीक है, नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन। एसिमेट्रिक रिलेशन बहुत ईजी है। वो क्या कहता है, अगर एक्स वाई है ना तो वाई एक्स होना नहीं चाहिए, बस मुझे इतनी दिक्कत नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस यही कहता है कि एक्स वाई है तो वाई एक्स नहीं होना चाहिए। A relation R on set A is said to be asymmetric only if, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है R में
तो वाई एक्स बिलोंग नहीं करना चाहिए आर में, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या, एसिमेट्रिकल रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, एक क्या है हमारा सेट जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है। अब R1 क्या है हमारा 1 2 है, तो 2 1 नहीं होना चाहिए, नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 3 1 है तो 1 3 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 3 3 है तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि तो डायगोनल पेयर है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा कैसा है, एसिमेट्रिक रिलेशन है। अब यहाँ हम देखें 1 2 है, क्या 2 1 है, नहीं है। 2 3 है, क्या 3 2 है, नहीं 3 2 भी नहीं है। 3 1 है, क्या 1 3 है, नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमारा कैसा है, एसिमेट्रिक रिलेशन है। आई होप आपको क्लियर होगा एसिमेट्रिक हमारा क्या कहता है। एसिमेट्रिक की सिंपल कंडीशन है कि अगर एक्स वाई है, एसिमेट्रिक की बहुत सिंपल कंडीशन है, क्या कहता है, अगर एक्स वाई है हमारे रिलेशन के अंदर तो बस वाई एक्स नहीं होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर, तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या, एसिमेट्रिक रिलेशन। सिंपल है। और हाँ, एक चीज और, ये क्या कहता है, एक्स वाई है तो वाई एक्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसमें मैंने देखो एक यहाँ जो है ये फर्स्ट वाला रिलेशन हमारा है ही नहीं एसिमेट्रिक रिलेशन। क्यों, क्योंकि क्या कहता है कि एक्स वाई है तो वाई एक्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि हमारा डायगोनल पेयर तो अलाउ ही नहीं है। समझ पा रहे हो आप, कि क्या कहता है कि एक्स वाई है तो वाई एक्स नहीं होना चाहिए, बट ये कंडीशन अगर हम डायगोनल पेयर पे देखें तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। इसका मतलब डायगोनल पेयर एसिमेट्रिक रिलेशन में हमारे अलाउ नहीं होते। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला रिलेशन है वो हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी कि ये मैंने क्यों मिस्टेक की थी, क्योंकि डायगोनल पेयर अलाउ ही नहीं है इसमें, क्योंकि कंडीशन ही यही कहती है। आई होप आपको क्लियर होगा सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्या होता है। अगर हम नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन देखें तो वो क्या, 3 की पावर n² माइनस n/2। ठीक है, ये होता है हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट होता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन को मैं आपको बताती हूँ, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि अगर A = B है और B = C है तो हम मानते हैं कि A = C होगा। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना ये इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन को अगर हम सिंपल एलिमेंट सेट के एलिमेंट्स में डिफाइन कर दें तो सिंपल ही इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। सिंपल, बहुत ईजी है। क्या कहता है ट्रांजिटिव रिलेशन, a relation R on set A is said to be transitive only if, किसी रिलेशन R को कोई सेट A पे हम ट्रांजिटिव कब बोलेंगे। ट्रांजिटिव की कंडीशन है कि अगर x y बिलोंग कर रहा है और y, आप समझिए x y बिलोंग कर रहा है और y z बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो एग्जैक्ट बिलोंग करना चाहिए। सिंपल ये कहता है, समझ रहे हो आप, अगर एक्स वाई है और वाई जेड है तो एग्जैक्ट रिलेशन के अंदर होना चाहिए, ये कहता है ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अब पहला है हमारा सेट ए है 1 2 3 सिंपल। अब R1 रिलेशन है 1 1 2 2। अब 1 1 2 2 क्या देखेंगे हम, डायगोनल से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आप 1 1 2 2 को उल्टा कर लीजिए या 1 2 कर लीजिए, 2 1 कर 1 1 कर लीजिए, एक्स वाई कर लीजिए, वाई जेड कर लीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर हमारे डायगोनल पेयर कोई इफेक्ट नहीं डालते। तो ये हमारा पहला क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है हमारा, सेकंड रिलेशन है 1 2 2 1 एंड 1 1। अब एक्स वाई है और वाई जेड है, वाई जेड है, तो एग्जैक्ट होना चाहिए। एग्जैक्ट यानी 1 1 होना चाहिए। क्या 1 1 है इस रिलेशन के अंदर, यस है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हमारे क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है। सिंपल है ट्रांजिटिविटी का कि एक्स वाई है और वाई जेड है तो एग्जैक्ट होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कोई भी रिलेशन तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, वो हमारा रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन बहुत सिंपल है। इनवर्स, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कोई रिलेशन डिफाइन होता है, लाइक ये डायग्राम में आपको रिलेशन डिफाइन है ना, सेट ए से सेट बी का, कि ए जो रिलेट कर रहा है वो किससे, 1 से, ए 3 से भी रिलेट कर रहा है, तो हम उसको रिलेशन के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, ए किससे रिलेट कर रहा है, 1 से, ए 3 से कर रहा है या ए 2 से कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। अगर मैं a 1 का इनवर्स निकालूंगी तो वो क्या होगा, 1 a, सिंपल। a 2 का निकालूंगी तो क्या होगा, 2 a, b 2 का निकालूंगी तो 2 b, 4 b एंड 3 c, सिंपल। जस्ट इनको स्वैप अपोजिट करना है, तो ये इसका हो गया रिलेशन का इनवर्स। आई होप आपको क्लियर होगा कि इनवर्स क्या होता है।
ठीक है। आई होप आपको जो भी रिलेशन मैंने आपको भी एक्सप्लेन किए हैं ये आपको समझ आ गए होंगे कि ये जो हमारे रिलेशन है ये क्या होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नेगेटिव 2022-23 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डिफाइन ऑन सेट आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड एंटीसिमेट्रिक। आपको बताना था कि जो भी ये रिलेशन, 3 रिलेशन आपको गिवन है, तो उसमें आपको बताना था कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या एंटीसिमेट्रिक है। ठीक है, अब आपको समझ तो आ गया होगा। तो अब आप एक बार खुद ट्राई करें, फिर इसमें वीडियो में देखें। तो R1 हमें क्या गिवन है, 1 1 1 2, क्या है 1 1 1 2 एंड 2 1। और हमारा सेट ए क्या है, सेट ए है हमारा 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है। अब आप देखो, ठीक है, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा रिलेशन है। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि जो भी सारे सेट के एलिमेंट हैं वो खुद के साथ रिलेट करने चाहिए रिलेशन के अंदर, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, 1 1 है, क्या 2 2 है, नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक तो सिंपल कहता है कि एक्स वाई हो, अगर एक्स वाई हो तो वाई एक्स होना चाहिए। 1 1 डायगोनल पेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 है, क्या 2 1 है, यस 2 1 है, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि एक्स वाई, अगर एक्स वाई होता है और वाई जेड होता है तो एक्स जेड होना चाहिए, सिंपल यही तो कहता है। अब 1 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा, ये, ठीक है, 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो क्या 1 1 है, यस 1 1 है, इसका मतलब ये क्या हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। नेक्स्ट है हमारा एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है हमारा, सिंपल एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हमारा ये कहता है कि अगर ए बी है और बिलोंग कर रहा है और बी ए बी बिलोंग कर रहा है, तो वो कब बिलोंग करेगा, जब ए इक्वल टू बी होगा। सिंपल, आपको पता है यही कहता है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे 1 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स वाई है, क्या वाई जेड है, अगर ए बी एक्स वाई है तो वाई एक्स है, यस वाई एक्स भी है, क्या एक्स इक्वल टू वाई है, एक्स इक्वल टू वाई है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आया आपको समझ कि इसमें एग्जाम्पल में आपको किस तरीके से इसमें फाइंड करना था कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, एंटीसिमेट्रिक है। सिंपल, अब हम देख लेते हैं रिलेशन, इसमें आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा, आपको किस तरीके से लिख के आना। ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और एंटीसिमेट्रिक भी नहीं है। इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया वो हमने सही सॉल्व किया है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब R1 हमने चेक करा, अब R2 आप खुद चेक करें। मैं आपको एक बार R3 बता देती हूँ, क्योंकि R2 बिल्कुल सेम है, सेम ही आंसर आएगा। R3 में थोड़ा है, तो मैं आपको R3 एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिबिलिटी। रिफ्लेक्सिव हम देखेंगे क्या 1 1 है, 1 1 नहीं है, 2 2 भी 1 1 ही नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि सारे अपने जो भी सेट है उसके सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करने चाहिए रिलेशन के अंदर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक हमारा क्या कहता है कि एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए। सिंपल, सिमेट्रिक ये कहता है, अब देख लेते हैं। 2 1 है, क्या 1 2 है, 1 2 ही नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो सिंपल है, अगर एक्स वाई है और वाई जेड है तो क्या होना चाहिए, हमारा एक्स जेड भी हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर के अंदर। सिंपल यही कहता है। अब हम देख लेते हैं 2 1, 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 1, 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है, कोई भी नहीं है। ठीक है, 3 2, 2 से स्टार्ट होने वाला कौन है, 2 से स्टार्ट होने वाला ये है। 3 2 और 2 से स्टार्ट होने वाला कौन है, ये 2 1, तो क्या 3 1 है, यस 3 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 4 1, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है। 4 2, 2 से स्टार्ट होने वाला हाँ है ये, तो ये क्या है 4 2 और 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है 2 1, क्या 4 1 है, 4 1 चेक करो आप, या है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 4 2, अब 4 3, 3 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, अब 4 3 है, 4 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन है 3 1, क्या 4 1 है, यस 4 1 है। 3 से स्टार्ट होने वाला एक और है, कौन सा है हमारा
4 3 है, सॉरी यहाँ लिखती हूँ 4 3 है, दूसरा कौन सा है 3 2 है, ठीक है। तो 4 2 होना चाहिए, क्या 4 2 है, यस है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर है आपको ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे है। अब बात करेंगे हम एंटी सिमेट्रिक की। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, सिंपल, अगर एक्स वाई है, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है और वाई जेड बिलोंग कर रहा है तो एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। ये इफ कंडीशन थी, ये हमारी देन कंडीशन थी। जब इफ कंडीशन ट्रू होगी जब भी हम देन कंडीशन को चेक करेंगे, आपको पता है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 1, क्या 1 2 है, नहीं 1 2 तो है ही नहीं, तो हमें चेक ही नहीं करना। 3 1 है, क्या 1 3 है, नहीं। 3 2 है, क्या 2 3 है, नहीं है। 4 1 है, क्या 1 4 है, नहीं। 4 2 है, क्या 2 4 है, नहीं। 4 3 है, क्या 3 4 है, नहीं। तो इसका मतलब ये हमारा रिलेशन एंटीसिमेट्रिक भी है। एंटीसिमेट्रिक, ये कंडीशन एक्स इक्वल टू वाई, बस आप इतना याद रखिए, आपको जब चेक करनी है जब आपकी इफ कंडीशन ट्रू होगी, जब भी आपको देन पे जाना है। अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो आपको दूसरी कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये आपका क्वेश्चन 82 2022-23 में पूछा गया था, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से कर ले, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा क्लोजर ऑफ अ रिलेशन। ये क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्लोजर ऑफ अ रिलेशन। अब क्लोजर ऑफ अ रिलेशन क्या होता है, क्लोजर मतलब क्लोज्ड, कुछ तरीके से क्लोजर का मतलब ऐसे ही समझ आता है ना, क्लोज्ड, तो वही क्लोज का क्लोज्ड ही है ये। तो क्लोजर ऑफ अ रिलेशन क्या होता है, कोई भी रिलेशन आर वो सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो आपको कुछ एलिमेंट उसके अंदर ऐड करने होंगे उसे रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, ट्रांजिटिव बनाने के लिए। उसी प्रॉपर्टी को जो आप एलिमेंट से कुछ प्रॉपर्टी उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, उसे रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, उसे सिमेट्रिक बनाने के लिए या उसे ट्रांजिटिव बनाने के लिए, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर ऑफ अ रिलेशन। क्लियर है आपको। अब सबसे पहला हमारा रिफ्लेक्सिव क्लोजर, आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। रिफ्लेक्सिव क्लोजर, रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या कहता है, लेट आर बी आर रिलेशन ऑन सेट ए, एक आर रिलेशन ऑन सेट ए वही, देन रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ रिलेशन आर इज द स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए कंटेनिंग रिलेशन आर। रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या होता है, एक हमारी रिलेशन गिवन होगा एक सेट के ऊपर, उस रिलेशन को आपको चेक करना है कि वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आपको रिफ्लेक्सिव क्लोजर के अंदर उसको रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है और एक रिलेशन है आर 1 1 1 2 जो भी आपको गिवन है। अब आप सबसे पहले इसको चेक करके बताइए रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव सिंपल कहता है कि खुद के साथ पेयरिंग होनी चाहिए उसकी, जो भी सेट के सारे एलिमेंट है, क्या खुद के साथ पेयरिंग है, चेक कर लेते हैं। चलो 1 1 है, ठीक है 1 1 है, क्या 2 2 है, नहीं है। 2 2 हाँ है। 3 3 नहीं, 3 3 नहीं है। क्या 4 4 है, नहीं। तो आप ये इस रिलेशन को बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम इसको रिफ्लेक्सिव बनाएंगे, तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर का यूज कर कर हम इसको रिफ्लेक्सिव बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो भी आपको रिलेशन गिवन होगा आप उस रिलेशन को सिंपल ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। 2 2 2 3 2 4 एंड 3 1 एंड 4 2, सिंपल आपने उतार लिया। अब ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 3 3 और 4 4 नहीं है। तो सिंपल आप लिख लीजिए जी, लिख दीजिए जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, 3 3 और 4 की वजह से रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इन एलिमेंट्स को इसके अंदर ऐड कर लीजिए। अब आप चेक करिए क्या ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो यही काम होता है रिफ्लेक्सिव क्लोजर का, किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाना, कुछ एलिमेंट से प्रॉपर्टीज का यूज कर कर उसके अंदर ऐड करना और उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना, वही होता है हमारा रिफ्लेक्सिव क्लोजर। आई होप आपको क्लियर होगा कि रिफ्लेक्सिव क्लोजर हमारा क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सिमेट्रिक क्लोजर होता है। अब आपको सिमेट्रिक क्लोजर की भी थोड़ी तो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब सिमेट्रिक क्लोजर, सबसे पहले आप सिमेट्रिक बताइए, सिमेट्रिक क्या कहता है। सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स हमारा होना चाहिए, सिंपल है। तो सिमेट्रिक क्लोजर भी सेम ही है हमारा रिफ्लेक्सिव क्लोजर की तरह, तो सेम डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस
रिफ्लेक्सिव की जगह सिमेट्रिक लिखा हुआ है। तो सीधा हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। एक हमारा सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है, रिलेशन आर गिवन है, ठीक है। अब आप पहले चेक करिए कि रिलेशन आर जो है हमारा वो सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। सिमेट्रिक क्या कहता है कि 1 2 हो तो 2 1 होना चाहिए, 1 2 2 1 है, ठीक है। 1 4 क्या 4 1 है? नहीं, 4 1 नहीं है। 2 3 है क्या 3 2 है? नहीं। तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हमें इसे सिमेट्रिक बनाना है, तो सिमेट्रिक कैसे बनाएंगे? सिमेट्रिक क्लोजर का यूज करके। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है? सिंपल जो भी हमारा रिलेशन गिवन है सबसे पहले हम उसको एज इट इज ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। 2 1 2 3 एंड 3 3, सिंपल उसको मैंने एज इट इज उतार लिया। अब मुझे इसके अंदर कुछ ऐड करने पड़ेंगे जिसकी वजह से ये इस रिलेशन को मैं क्या बना पाऊँ? सिमेट्रिक रिलेशन बना पाऊँ। किसकी वजह से सिमेट्रिक नहीं है? 1 2 है, 2 1 भी है, 1 4 4 1 चाहिए हमें, एक 2 3 3 2 चाहिए, और डायगोनल पेयर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप चेक करिए ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। अब आप चेक करोगे तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों? 1 1 2 2 3 3 इनसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो 1 2 क्या 2 1 है? यस है। 1 4 4 1 है? यस है। 2 3 क्या 3 2 है? यस है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक क्लोजर का यूज कर हम किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बना सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट विच इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? अगर एक्स वाई है और वाई जेड है तो एक्स जेड हमारा होना चाहिए, सिंपल। तो एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। अब रिलेशन आर देखेंगे, ए बी जैसे लास्ट है ना, तो आप ये देखिए बी से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? ये है, बी से स्टार्ट होने वाला, तो ए सी होना चाहिए। क्या ए सी है? नहीं। तो ये तो स्टार्टिंग में ही फेल हो गया, पहली कंडीशन में ये फेल हो गया। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमें इसे ट्रांजिटिव बनाना है। तो ट्रांजिटिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सिंपल जैसा रिलेशन है उसको वैसे ही उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप चेक करेंगे ए बी, बी से स्टार्ट होने वाला ये है तो ए सी होना चाहिए। क्या ए सी है? नहीं। तो ए सी आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं बी सी। सी, सी से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है? यस है, ये है। तो क्या होना चाहिए? बी डी होना चाहिए। बी डी है? बी डी नहीं है, डी बी है, तो बी डी होना चाहिए। अब डी बी, डी और बी है, बी से स्टार्ट होने वाला कोई है? यस है, ये रहा बी सी, तो डी सी होना चाहिए। क्या डी सी है? नहीं, सी डी है, तो डी सी आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। डी सी आपने कर दिया, ठीक है। हमने किसको चेक करा था? अब हम इसको देखेंगे। अब आप इस रिलेशन को बता सकते हैं रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, चेक करिए। ए बी, बी से स्टार्ट होने वाला कौन सा है हमारा? ये। क्या ए सी है? यस, ए सी है। क्या और कोई बी से स्टार्ट होता है? यस, ये। क्या ए डी है? ए डी नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन आप ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर आपने एक बार ऐड कर दिया तो जो नए नए एलिमेंट आपने ऐड किए हैं उनकी वजह से भी ट्रांजिटिविटी पे जो एलिमेंट्स है सेट के उनकी ट्रांजिटिव पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होता। आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करते रहना पड़ेगा जब तक हमारा जो ट्रांजिटिव क्लोजर है या ट्रांजिटिव जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिविटी को फॉलो ना करे। अब आप अभी देख रहे हो, अब आपको लग रहा होगा अरे ये तो हो गया, नहीं हुआ है, क्योंकि आपने ये जो दो एलिमेंट ऐड किए हैं उनकी वजह से और पेयरिंग और जो पेयर्स हैं वो जनरेट हो गए हैं। जैसे आप देख रहे हो ए बी, ये ए डी जनरेट हो गया और ए डी इसके अंदर है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब ए डी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ए डी को ऐड करोगे तो यहाँ और और जो होते हैं रिलेशंस वो जनरेट हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको करते रहना पड़ता है जब तक आपके जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिविटी को फॉलो ना करें। अब आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिए, अगर ये आपको नहीं होता है तो ये आपको प्रॉपर नोट्स में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको समझा दिया तो एक बार आप इसको जरूर ट्राई करो, ठीक है। वैसे तो आपको सॉल्यूशन इसका मिल ही जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट रिलेशन है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस यानी इक्वल रिलेशन। आर रिलेशन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस। अगर कोई रिलेशन आर है हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलेंगे? जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। अगर वो रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब रिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्सिव आपको पता है क्या है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक बार आप खुद से
क्योंकि आप जब तक खुद से बोलोगे नहीं ना बार बार, तो आपको उस चीज़ की इतनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और आपको ये चीज़ें याद नहीं होगी। तो याद करने के लिए आपको 2-3 बार खुद से बोलना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? खुद के साथ रिलेट करना, एक्स रिलेट टू एक्स। ट्रांजिटिव एक्स वाई होना चाहिए तो वाई एक्स होना चाहिए, सिंपल। ट्रांजिटिविटी क्या कहता है? एक्स वाई है और वाई जेड है तो एक्स जेड होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये हमारा क्लोजर का जो टॉपिक है वो क्या होता है। क्लोजर यानी क्लोज कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होते हैं रिलेशन के अंदर। अब आपने रिकर्शन डेटा स्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा कि रिकर्शन का जो वर्क होता है वही यहाँ रिकर्सिव का वर्क होता है। रिकर्शन क्या होता है कि आप कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और वो रिकर्शन के थ्रू यानी वो रिपीटेडली वो और सारी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर देता है बेस्ड ऑन बेस कंडीशन। एक हमारी बेस कंडीशन होती है, बेस कंडीशन के बेस पे वो सारी जो प्रोसेसिंग है, सारी जो कैलकुलेशन है वो खुद करता है। यही होता है हमारी रिकर्शन का काम, ठीक है। वही हमारे रिकर्सिव का काम होता है। यहाँ क्या होता है? A recursive relation is an equation which represent a sequence based on some rules if help in finding the subsequent term depending upon the previous base। इसमें क्या होता है? हम कोई भी प्रॉब्लम या एक तरीके की इक्वेशन होती है जो एक सीक्वेंस बेस्ड होती है, स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसे नहीं कि कभी कहीं पे भी आप सॉल्व कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप इसका एक प्रोसीजर होता है। और इसमें एक चीज होती है, जो आने वाली टर्म है वो प्रीवियस वाले पर डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब जो आपकी प्रीवियस वाली कैलकुलेशन है पहले वो सॉल्व होनी चाहिए, उसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, सीक्वेंस यानी सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस। इनिशियल कंडीशन यानी आपको सबसे पहले एक कंडीशन तो पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आप कुछ हिंट बोलते हैं ना कि कुछ हिंट दे दीजिए। इसी तरीके से इनिशियल कंडीशन होती है जिसको हम बेस कंडीशन भी बोलते हैं, जिसके बेस पर जो रिकर्शन है वो सॉल्व करता है। अब आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल आपने सबने किया होगा, फैक्टोरियल का प्रोग्राम, ठीक है। नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम सिंपल देखेंगे कि रिकर्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है। बेस कंडीशन क्या है? यानी हमें फैक्टोरियल 0 की वैल्यू इसमें हमें पता है 1, तो इसको हम बोलेंगे बेस कंडीशन या इनिशियल कंडीशन, जिसके बेस पे हम आने वाले कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है? F5 फाइंड करना है। अब हमें पता है फैक्टोरियल का फॉर्मूला है n इंटू फैक्ट n माइनस 1। n क्या है हमारा? यहाँ 5 इंटू एफ एन माइनस 1 यानी F4। F4 ही तो हुआ 5 माइनस 1। अब फिर सिंपल F4 की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। 5 तो ऐसी रहेगा, F4 की वैल्यू आप यहाँ रखिए तो क्या आएगा? 4 इंटू फैक्टोरियल 3, यही तो आएगा। अब 5 ऐसी रहा, 4 ऐसी रहा। अब 3 को आप यहाँ रखिए, n की जगह 3 रखिए। तो सबसे पहले क्या रखेंगे? n इंटू फैक्ट n माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू अब फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करेंगे तो वो क्या कहता है? n इंटू एफ एन माइनस 1, 2 इंटू फैक्टोरियल 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू अब F1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पहले n इंटू F1 माइनस 1 यानी F0। अब F0 क्या है? हमारी बेस कंडीशन, जिसकी वैल्यू हमें क्या है? पता है। F0 की वैल्यू क्या है हमारी? 1 इंटू 1। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आएगा? 120। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या है? 120। इस तरीके से रिकरेंस रिलेशन या रिकर्सिव डेफिनेशन, रिकर्सिव जो रिलेशन है वो काम करता है। बेस्ड ऑन इनिशियल कंडीशन वो पूरी प्रॉब्लम को रिकर्सिवली सॉल्व करता है। सिर्फ आपके फॉर्मूले के बेसिस पे पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करता है। ये तो बहुत छोटी कैलकुलेशन है, बहुत मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में कैलकुलेशन, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन रिकर्शन से सॉल्व हो जाती है। आई होप आपको क्लियर होगा कि रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रिलेशन हमारा होता क्या है, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा पार्शियल ऑर्डर सेट। पार्शियल ऑर्डर सेट अब होता क्या है? अब हमें पता चल गया। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लाइक सिमेट्रिक, इंटर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इतने रिलेशन का हम क्या करेंगे, इतने लाइक क्या है ये। बट आपको परेशान नहीं होना है, एक बार आप पढ़ लीजिए, एक दो बार आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? A relation R on set A is called a partial order relation if relation R is, कोई भी रिलेशन R सेट A पर है तो उस रिलेशन को हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कब बोलेंगे? जब वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा।
एंटीसिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। यहाँ आप याद रखें, इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या था? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पार्शियल ऑर्डर सेट में क्या है? सिर्फ यहाँ सिमेट्रिक की जगह क्या आ गया? एंटीसिमेट्रिक। ठीक है, अब एग्जाम्पल है हमारा A = 1 2 3। अब रिफ्लेक्सिव आप चेक करिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। चेक करिए क्या है? यस, 1 1 भी है, 2 2 2 2 भी है, 3 3 3 3 भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है? अगर x y है और y x है तो x = y होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल पेयर तो अलाउ है उसमें। 1 2 क्या 2 1 है? नहीं। 2 3 क्या 3 2 है? नहीं। 1 3 क्या 3 1 है? नहीं। तो इसका मतलब ये एंटीसिमेट्रिक भी है। अगर आप ट्रांजिटिव देखें तो 1 1 2 2 3 3, ये तो डायगोनल पेयर में ट्रांजिटिविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप यहाँ देखिए 1 2 2 से स्टार्ट होने वाला कौन है? ये तो 1 3 है, यस है। 2 3 3 से स्टार्ट होने वाला कौन है? ये तो 2 3 है। पता है आपको एक मैं बात बताती हूँ, जैसे हम बोलते हैं कि डायगोनल पेयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो क्यों नहीं पड़ता? फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला एग्जाम्पल लीजिए, 2 3 और 3 से स्टार्ट होने वाला कौन है? ये 3 3। तो जब भी आप डायगोनल पेयर के साथ देखोगे ना, तो हमेशा वो, जब भी आप डायगोनल पेयर के साथ ट्रांजिटिविटी चेक करोगे तो हमेशा वो क्या देगा? वही पेयर दोबारा आपको आउटपुट में दे देगा। आप 2 3 का 3 3 के साथ चेक कर देते तो आपको उसने क्या दे दिया आउटपुट में? वही सेट का एलिमेंट आपको दे दिया। कोई से भी आप चेक कर लीजिए। तो इसलिए क्या, जैसे 1 3 है ना, अब आप देखो 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3 है, आप 3 3 को चेक कर लो, तो ये आउटपुट में क्या देगा आपको? 1 3 दे देगा। यानी इसलिए हम कभी भी जो भी हमारे डायगोनल पेयर उनके साथ ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करते, क्योंकि जब हम उनके साथ ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं तो वो खुद जो एलिमेंट होता है वही जनरेट हो जाता है आउटपुट में। आई होप आपको क्लियर होगा कि हम बोलते हैं ना कि ट्रांजिटिविटी में हम डायगोनल पेयर को चेक नहीं करेंगे, तो आई होप उसके पीछे का आपको रीजन समझ आ गया होगा कि हम क्यों चेक नहीं करते। पार्शियल ऑर्डर सेट के लिए 3 कंडीशंस है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा पोसेट या पार्शियल ऑर्डर सेट। पार्शियल ऑर्डर सेट सिंपल बेस्ड है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पे, कि क्या कहता है? सेट ए, एक सेट ए है, along with the partial order relation R defined on set A is called partial ordered set। कोई सेट ए है, अगर वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है किसी सेट के ऊपर, तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे? वो हमारा क्या है? पोसेट या पार्शियल ऑर्डर सेट। सिंपल। बट उस रिलेशन को पहले क्या होना पड़ेगा? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना पड़ेगा, तभी आप उसको पोसेट डिफाइन कर सकते हो। सिंपल। ठीक है, जनरली अ पोसेट इज डिनोटेड बाय A, R। आप हमेशा पोसेट को देखोगे हम इस नोटेशन में डिनोट करते हैं A, R। A हमारा क्या होता है? जो भी सेट है उसका नाम, सबसे पहले हम उस सेट का नाम लिखेंगे A। R क्या होता है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। रिलेशन कोई भी हो सकता है, डिवाइड का हो सकता है, प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, कोई भी हो सकता है। तो वो जो भी आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा सेट के ऊपर, वो क्या कहलाएगा? आर। जनरली आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम क्या, हमेशा आप देखेंगे पोस्ट सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, A, ग्रेटर देन इक्वल। ये होता है हमारा पोस्ट सेट की नोटेशन। ए क्या है? हमारा सेट का नेम, और जो हमारा ये ग्रेटर देन इक्वल है, ये क्या है? हमारा रिलेशन। किसी सेट पे ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन है। ये होता है हमारा, दैट्स ऑल अबाउट पोस्ट सेट। आई होप आपको क्लियर होगा कि पोस्ट सेट हमारा क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड को हम LUB भी बोलते हैं, जॉइन भी बोलते हैं, सुप्रीमम भी बोलते हैं, काफी सारे नाम है, तो ये किसी भी नाम से आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? सिंपल, आपको कोई सेट, ये जो नोटेशन है ये किसकी नोटेशन है? पोसेट की। यानी लीस्ट अपर बाउंड या जो भी आप आगे पढ़ेंगे वो किस पर डिफाइन होगा? हमेशा पोसेट पर। जो सेट है वो हमेशा पोसेट होना चाहिए, और पोसेट के लिए उस सेट को क्या होना पड़ेगा? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना पड़ेगा, और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहली क्या है? रिफ्लेक्सिव, दूसरी क्या है? एंटीसिमेट्रिक, थर्ड क्या है? हमारा ट्रांजिटिव उसे होना पड़ेगा। चलो इधर देख लेते हैं हम। अभी आप पोसेट फॉर एनी 2 एलिमेंट A, B बिलोंग्स टू A। हमने एक सेट A है जिसके अंदर से 2 एलिमेंट लिए, A, B।
इफ दीज एग्जिस्ट एन एलिमेंट, इन दोनों के बीच में क्या एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो कि हमारा एलिमेंट क्या है सी, वो भी उस सेट का पार्ट है, सच दैट जो सी है वो ए से भी बड़ा है और वो बी से भी बड़ा है। अगर ऐसा है तो हम उस सी को क्या बोलेंगे, वो क्या है हमारा लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड समझ आया आपको? थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये हमारा 1 है, ये 2 है और ये 4 है। एक इस तरीके से मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब ये क्या है हमारा ए, ये क्या है हमारा बी, एक हमारा सेट ए है जो जिसमें है 1 2 4, ठीक है। अब ये तीनों सेट के एलिमेंट है, सबसे पहले आपको चेक करना है, यस है। तो क्या ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा नंबर है जो ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है? क्या है? यस। ए 1 और 2 से कौन बड़ा है? हमारा 4। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा लीस्ट अपर बाउंड है, LUB है, या हम इसको जॉइन बोल सकते हैं, हम इसको सुप्रीमम बोल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये हमारा लीस्ट अपर बाउंड होता क्या है। लीस्ट अपर बाउंड सिंपली ये कहता है कि आप सेट के अंदर से 2 एलिमेंट लीजिए और उन 2 एलिमेंट को चेक करिए कि उन दोनों एलिमेंट के बीच में कोई ऐसा एलिमेंट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो ए से भी बड़ा हो और बी से भी बड़ा हो, ठीक है। ये होता है हमारा लीस्ट अपर बाउंड। अब जो इसकी नोटेशंस होती है वो देख लेते हैं। आप हमेशा देखेंगे इस तरीके से लिखा हुआ होगा ए रिलेट टू बी और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो जो ये ए है जो लेफ्ट साइड लिखा होता है वो हमेशा क्या होता है, लोअर साइड होती है, और जो बी होता है वो हमारा क्या होता है, अपर साइड होता है। सिंपल। नेक्स्ट में क्या लिखा, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एलिमेंट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय LUB। अब जो इसका नोटेशंस है वो क्या, LUB यानी लीस्ट अपर बाउंड ए कॉमा बी और ए सुप्रीमम बी, ओ सॉरी ए जॉइन बी। ये क्या है, जॉइन, जो अभी मैंने बोला ना कि हम इसको जॉइन भी बोलते हैं, तो ये क्या है हमारा जॉइन का साइन है, ये इसको हम बोलते हैं जॉइन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि यह हमारा LUB होता क्या है। सिंपल। GLB यानी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड यानी सेम ही है, बट ये क्या कहता है कि 2 एलिमेंट अगर आपने सेट के अंदर लिए हैं, अब आप चेक करिए कि उन दोनों एलिमेंट से क्या कोई छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो उनके लोअर साइड में हो, तो उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, वो उसका क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड को हम मीड भी बोलते हैं और इन्फीमम भी बोलते हैं। जैसे हमने इसके अलग अलग नाम पढ़े हैं ना, LUB के सुप्रीमम और जॉइन, इसी तरीके से इसका मीट और इन्फीमम हम इसे बोलते हैं। वही इसके अंदर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, लेट A, R be a poset for any 2 element A and B belongs to A if there exists an element C equal to A, जो C रिलेट करता हो A के साथ और C रिलेट करता हो B के साथ, और C और A भी रिलेट करते हो R में, और C और B भी। अगर आप थोड़ा डेफिनेशन पे जाएंगे ना, डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लाइक मुझे भी थोड़ा ऐसा लगता है कि अरे क्या है, थोड़ा ऐसे लगता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये रिलेशन है, अब मैं आपको बता दूँ 3 4 और 5, ठीक है। यह हमारा कोई रिलेशन है। अगर मैं इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड पूछूंगी तो लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर, चलो लीस्ट अपर बॉन्ड को छोड़िए, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड कौन सा होगा? अगर मैं 3 और 4 का पूछूं तो लीस्ट अपर बॉन्ड क्या होगा? लीस्ट अपर बॉन्ड यानी 3 और 4 से क्या कोई छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो उनके लोअर साइड में हो। अब आप चेक करो 3 और 4 के लोअर साइड में उनसे छोटा एलिमेंट यस एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या है 5। तो इनका लाइक ये तो मैंने अभी रैंडम लिख दिया है, तो इनका 3 और 4 का GLB क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या होगा हमारा 5। अगर मैं 3 और 4 का LUB पूछूं, लीस्ट अपर बॉन्ड यानी अपर बॉन्ड उनसे बड़ा कौन है हमारा 2, तो 2 इसका क्या होगा, लीस्ट अपर बॉन्ड, ठीक है। तो मैंने ऐसी रैंडम एग्जांपल ले लिया है। आई होप आपको क्लियर होगा इसका कॉन्सेप्ट की मीट और ज्वाइन हमारा क्या होता है या हम इसे किस तरीके से फाइंड करते हैं। ज्वाइन का सिंबल मैंने आपको बता दिया, ये होता है हमारा मीट का सिंबल, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड का बेसिकली मीनिंग क्या है। आपके पास एक सेट है ए जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और एक रिलेशन उस पर डिफाइन है। ये क्या है हमारा, किसकी नोटेशन है, पोसेट की। आपको LUB एंड GLB फाइंड करना है, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एंड लीस्ट अपर बॉन्ड आपको फाइंड करना है, यानी जॉइन और मीट फाइंड करना है। तो हम देखेंगे अब आपको 2 और 4 का फाइंड करना है, 2 और 4 का आपको फाइंड करना है, लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, ठीक है। अब आप चेक करिए क्या फाइंड करना है आपको, 2 एलिमेंट है आपके 2 और 4 आपको फाइंड करना है। इसका
ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड, ठीक है, सिंपल। अब आपको कंडीशन क्या गिवन है, ए ग्रेटर देन इक्वल, और सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है हमारे, सेट ए के अंदर आप एलिमेंट देख लीजिए 1 2 3 4 5, सेट ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5, ये हमारे सेट ए के अंदर एलिमेंट है। अब आपको चेक करना है कि ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड क्या होगा। आप सबसे पहले एक एक एलिमेंट ले लीजिए। अब लीस्ट अपर बॉन्ड जब आप निकालोगे तो अपर बॉन्ड यानी हाईएस्ट वैल्यू 1 पे, तो अगर आप चेक करो नहीं करो आपको पता है 1 तो कभी हो ही नहीं सकता लीस्ट अपर बॉन्ड में, तो 2 से चेक कर लें, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अभी हम 2 के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, 2 का पहले 2 के साथ चेक करा, फिर 2 का 3 के साथ चेक करा, ठीक है, फिर 2 का 4 के साथ चेक करा, फिर 2 का हमने 5 के साथ चेक करा, ठीक है। इसी तरीके से आप 4 का चेक करेंगे। अब 4 का पहले 2 के साथ चेक करेंगे, फिर 4 का 3 के साथ चेक करेंगे, फिर 4 का 4 के साथ चेक करेंगे, फिर 4 का 5 के साथ चेक करेंगे। ये हमने अपने अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख लिया कि ये हमारे 2 है, 2 से रिलेट करने वाले हैं, ये हमारे 4 से रिलेट करने वाले हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। आपको चेक करना है कौन सी कंडीशन ट्रू है, कौन सी कंडीशन फॉल्स है। क्या ये कंडीशन ट्रू है, यस, बट ये यहाँ फॉल्स है। क्या 2 बड़ा है 4 से, नहीं, 2 तो छोटा है 4 से। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यस, कंडीशन ट्रू है, बट यहाँ है कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इसका मतलब 4 और 5 ऐसे 2 एलिमेंट हैं जो दोनों के अंदर कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। दोनों के अंदर ट्रू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि 2 यहाँ मतलब यहाँ तो कंडीशन फुलफिल है बट यहाँ नहीं है, नहीं, दोनों जो भी आपके एलिमेंट गिवन है उनके ऊपर वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ 4 और 5 दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, 2 के लिए भी और 4 के लिए भी। अब 4 और 5 में लीस्ट अपर बॉन्ड क्या होगा, लीस्ट अपर बॉन्ड, लीस्ट का मतलब क्या होता है, लीस्ट का मतलब क्या होता है, छोटा। अपर बॉन्ड तो आपने निकाल लिया 4 और 5, अब इन दोनों में से लीस्ट निकालना है, लीस्ट यानी छोटा। 4 और 5 में से छोटा कौन है, 4। इसका मतलब क्या है, आपका एलयूबी क्या आ गया, आपका 4। अब आप देख लेते हैं क्या एलयूबी हमारा 4 आया है, यस, एलयूबी हमारा 4 आया है। इसी तरीके से सिंपल जीएलबी हमने फाइंड किया है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये मैंने आपको एलयूबी पूरा अच्छे से करके दिखाया। अब आप जीएलबी को खुद से फाइंड करें, ठीक है। तो सिंपल है, आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें सिंपल मैंने सिंप्लिसिटी के लिए लिख दिया है कि एलयूबी का मतलब है मैक्सिमम एलिमेंट निकालना ए और बी के बीच में, और जीएलबी का मतलब है कि मिनिमम एलिमेंट निकालना ए और बी के बीच में। और आप हमेशा याद रखें जो भी रियल नंबर का जो सेट होगा वो हमेशा पोसेट हमारा होता है, सिंपल, ठीक है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया है, इससे कोई आपका क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हमारे क्वेश्चन नेगेटिव 2023-24 में आया था। आप देख रहे हो आपसे यहाँ 23-24 में क्वेश्चन आया था, सिंपल क्वेश्चन था, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड यानी जीएलबी पूछा है, एंड एलयूबी पूछा है यानी लीस्ट अपर बॉन्ड पूछा है, ऑफ द सेट। एक सेट गिवन है 2 3 6, इफ दे एग्जिस्ट इन द पोसेट, एक पोसेट गिवन है। पोसेट का आपकी नोटेशन से पता चल गया होगा, ये क्या है हमारा सेट ए कॉमा आर से हम हमेशा पोसेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हमारा ये क्या है, रिलेशन, और सॉरी सेट का नेम, और ये क्या है हमारा रिलेशन। ये क्या है, रिलेशन, डिवाइड का रिलेशन है। तो सबसे पहले हम अपना रिलेशन देख लेते हैं, अपना सेट को डिफाइन कर लेते हैं। ए 24 यानी इसके अंदर 1 से लेकर 24 तक है, तो 1 से लेकर 24 तक हम देख लेंगे कौन कौन 24 के क्या मल्टीपल्स हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 4 जो भी होंगे हमने लिख ली, अपना हमने एक सेट बना लिया, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने वो सेट बना लिया। अब इन्होंने क्या किया है, उनके अकॉर्डिंग सेट क्या है 2 3 6, अब 2 3 6 उनके अकॉर्डिंग सेट है। अब हमें इसके अंदर बताना है कि लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है 2 3 6 इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन 24 दैट डिवाइड ऑल एलिमेंट ऑफ 2 3 6। अब हमें 2 3 6 को वो एलिमेंट देखने पड़ेंगे D24 के अंदर जो इन तीनों को डिवाइड करते हो। पहले हम सबसे देखेंगे 2 का डिवाइजर हमारे क्या क्या है। 2 का डिवाइजर आप चेक करेंगे तो क्या होगा, एक तो वो खुद होगा और 1 होगा, सिंपल। ऐसे आप 3 का देखोगे तो क्या होगा, 1 होगा और 3 होगा। डिवाइजर ऑफ 6 देखोगे तो 1 2 3 6 होगा, सिंपल। अब इसमें
अब आप इन तीनों में निकाल सकते हैं कि कॉमन, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, देख के ही पता चल सकता है। लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी सबसे छोटा लोअर बाउंड जो लोअर साइड में हो, कौन है हमारा 1। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी ग्रेटेस्ट हो और अपर साइड में हो, ग्रेटेस्ट हो और अपर साइड में हो, अपर साइड 2 3 6 है, तो 2 3 6 में ग्रेटेस्ट कौन है 6, तो हमारा क्या आ गया, हमारा लीस्ट अपर बाउंड क्या आ गया, हमारा 6 आ गया। सिंपल, ये इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, आप देख रहे हो, सिंपल कुछ भी नहीं है। सिंपल आपको पहले 24 के मल्टीपल्स लिखने थे, एक सेट बनाना था, फिर आपको क्या पूछा था 2 3 6 के ग्रेटेस्ट एलिमेंट देखना आपके D24 के अंदर जो उसको डिवाइड करते हैं उनके सारे एलिमेंट को। तो पहले आपने जो एलिमेंट थे 2 3 6 इंडिविजुअली देख लिए उनके डिवाइजर कौन कौन है, फिर उनके जो जो डिवाइजर हैं उनमें आपने सिंपल जी यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड को फाइंड कर लिया है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार आप खुद से ट्राई करें तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट और हैश डायग्राम। इसको हम हैश डायग्राम भी बोलते हैं या हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट भी बोलते हैं। अब ये है क्या, अ हैश डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर सेट यानी पोसेट। अब क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें ज़्यादा होती है, देखकर हम ज़्यादा अच्छी समझ पाते हैं, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं हैश डायग्राम का। हैश डायग्राम हमारा क्या करता है, रिलेशनशिप को बताता है दोनों सेट के बीच में और हमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देता है ताकि हम समझ पाए कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी से किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। वही इसके अंदर लिखा हुआ है, इट इज़ अ वे टू विजुअलाइज द एलिमेंट एंड रिलेशनशिप इन अ पोसेट वेयर द एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड एज नोड। जो एलिमेंट्स होंगे हम उनको नोड से रिप्रेजेंट करते हैं और जो रिलेशनशिप होती है या जो भी उनके अंदर रिलेशनशिप होती है दोनों एलिमेंट के बीच में उसको हम एजेस से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज हैश डायग्राम। सिंपल है, ठीक है। अब हम हैश डायग्राम का देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हैश डायग्राम हमारा होता क्या है। अब हमारे एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है और हमारे एक रिलेशन है जिसके अंदर काफ़ी सारे हमारे रिलेशन डिफाइंड हैं। अब सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो भी हमारे सेट के एलिमेंट हैं हम उनको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, नोड में। तो नोड बना ली मैंने 1 2 3 एंड 4, सिंपल। अब हम रिलेशन पर जाएंगे 1 1 यानी एक 1 खुद के साथ रिलेट कर रहा है तो ये कहलाता है हमारा सेल्फ लूप, डायरेक्टेड होगा हमेशा, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1 2 यानी 1 2 से रिलेट करा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है 1 3, ठीक है, 1 3 से कर रहा है, ओके। देन 1 4 1 4 के साथ कर रहा है, ठीक है। 2 2 यानी सेल्फ लूप, ठीक है। अब 2 3 ठीक है, ये रहा। फिर देन 2 4 ये रहा। 3 3 यानी 3 खुद के साथ कर रहा है। देन 3 4 ये रहा। देन 4 4 यानी खुद के साथ है। तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग हैश डायग्राम बन गया, बट ये हैश डायग्राम नहीं है, ये सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ है। हैश डायग्राम का एक प्रोसीजर होता है। हैश डायग्राम का क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले क्या कहता है, स्टेप 1 ड्रॉ डायग्राफ ऑफ रिलेशन। सबसे पहले आप डायरेक्टेड ग्राफ बनाए उसका, जो कि हमने बना लिया है। उसके बाद क्या करता है, रिमूव सेल्फ लूप, जो भी सेल्फ लूप है सबसे पहले आप उनको रिमूव कर दीजिए। देन रिमूव ऑल ट्रांजिटिव एजेस, और क्या करिए जो भी ट्रांजिटिव एजेस हैं उनको रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है, जो भी सारी एजेस हैं उनके एरो को रिमूव करिए और उनके अपवर्ड डायरेक्शन में उसको लिख दीजिए, ठीक है। और उनके जो नोड के जो सर्कल्स हैं उनको हटा दीजिए। अब भाई ये तो काफ़ी बात कह रहा है, तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि हमारा जो भी, पहले हम इसको देख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब सबसे पहले आप एक रफ इसमें बना लेते हैं ताकि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमें किस तरीके से हैश डायग्राम को करना है, ठीक है। ये इधर हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, इधर हो गया, ठीक है। आज सबसे पहले क्या कहता है कि सेल्फ लूप हटाइए, यानी इसको नहीं इसको हटाना, इसको हटाना, इसको हटाना और इसको हटाना है। देन हमारा क्या डायग्राम बन जाएगा, 4 3 2 1, सिंपल, पहला रूल। दूसरा क्या कहता है, ट्रांजिटिविटी हटानी है। ट्रांजिटिविटी क्या होती है कि अगर एक्स वाई के साथ कर रहा है और वाई जेड के साथ कर रहा है तो एक्स जेड के साथ नहीं करना चाहिए, यही तो ट्रांजिटिविटी कहती है। अब हम पहले 1 की देखेंगे। अब 1 क्या है, 2 के साथ कर रहा है, 1 2 के साथ कर रहा है, क्या 2 1 के साथ कर रहा है, क्या 2 किसी और के साथ कर रहा है, यस 2 3 के साथ कर रहा है, तो 1 3 के साथ नहीं होना चाहिए, 1 3 के साथ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये एजेस हमारी क्या होगी, रिमूव होगी। अब ट्रांजिटिविटी तो आपको चेक करनी आनी चाहिए, देखो
किस तरीके से आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ नहीं हो रही है ना अंडरस्टैंडिंग, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिंपल आप किस तरीके से चेक करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला आप लीजिए पहला एलिमेंट 1,2। अब आप देखिए 2 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से एलिमेंट है। 2 से स्टार्ट होने वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन है? 2 3, 2 2 3, तो इसका मतलब 1 3 हमारा नहीं होना चाहिए, यानी मेरे को 1 3 को क्या करना है? रिमूव करना है, पहले ट्रांजिटिविटी। ठीक है, अब 1 2 के साथ और देखो कोई क्या कोई और 2 से स्टार्ट होता है? यस, ये 2,4, तो इसका मतलब 1,4 मेरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1,4। देन 1,2 और देख लो कोई 2 से स्टार्ट होने वाला है? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए आप 1 3। अब 1 3, अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है? यस है, 3 4, 3 4, तो 1 4 नहीं होना चाहिए। 1 4 तो यहीं ख़त्म हो गया, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब और कोई है? नहीं, और कोई नहीं है। अब 1 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है? 1 4, 4 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है हमारा? 4 से स्टार्ट होने वाला 4 4, ये तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 3 और 2 3 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 3 अगर आप देखोगे, हाँ देखेंगे 2 3, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है? 3 से स्टार्ट होने वाला हमारा ये है 3 4, 3 4, इसका मतलब हमारा क्या है? 2 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 4, अब 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है? नहीं। 4 4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 3 कोई दिक्कत नहीं। 3 4, तो यानी हमें 1 3 हटाना है, 1 4 हटाना है, और कौन हटाना है? 2 4 हटाना है। सिंपल 1 3 आप हटा दीजिए, 1 3 आप हटा दी, 2 4 हटा दीजिए, ये हटा दीजिए आप, और कौन सा हटा दीजिए? 1 4 हटा दीजिए, 1 4 हटा दीजिए। सिंपल आप जब इनको हटाएंगे तो आपका ग्राफ क्या बनेगा? एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक हमारी ये एज रह गई है 1 3 वाली, है ना? 1 3 वाली रह गई है ना? यहाँ 2 है, यहाँ क्या है हमारा 1 1 3 वाली रह गई है। अब आप एक बार चेक करिए कि कहीं और 1 3 वाली भी हमें हटानी है। सॉरी 1 3 वाली भी हटानी है। तो सिंपल आप देख लीजिए कि नॉर्मल हमारा ये डायग्राम लास्ट में हमारा ये बनेगा। तो आपको क्लियर है कि किस तरीके से हम हैश डायग्राम को बनाते हैं। अब ये आपको ये जो एरो है इनको हटाना है, और सिंपल इस तरीके से लिखना है 1 2 3 4, ये हमारा लास्ट हैश डायग्राम। आपको क्लियर है कि कोई भी अगर आपको ग्राफ गिवन हो तो उसके बेस पे सबसे पहले आपको डायग्राफ बनाना होता है, यानी डायरेक्टेड ग्राफ। फिर आपको क्या करना होता है? सेल्फ लूप हटाने होते हैं, फिर ट्रांजिटिविटी हटानी होती है, फिर उन एजेस को अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिवली आपको क्या करना होता है? लगाना होता है। ये होता है हमारा हैश डायग्राम का प्रोसीजर। अब हम हैश डायग्राम को यूज क्यों करते हैं? क्या जरूरत है हमें हैश डायग्राम की? इट सिंप्लीफाई द विजुअलाइजेशन ऑफ अ पोसेट बाय रिमूविंग रिडंडेंट एजेस। हैश डायग्राम का यूज कर हम क्या कर लेते हैं? जो भी हमारी रिडंडेंट एजेस है, यानी जो हमारी रिपीटेडली दोबारा दोबारा एजेस आते हैं, हम उनको रिमूव कर पाते हैं। इट क्लियरली शो द हायरार्की ऑफ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट ऑफ द पोसेट। इससे हम क्या एक हायरार्की स्ट्रक्चर में देख पाते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिलेट कर रहा है या किसके साथ उसकी रिलेशनशिप है। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारा जो हैश डायग्राम है वो किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा लैटिस। लैटिस हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हमारे क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो बेसिकली लैटिस होता क्या है? अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, अ पार्शियल ऑर्डर सेट या पोसेट एल कॉमा आर इज सेट टू बी लैटिस। लैटिस हम उसको कब बोलेंगे? जब उसके अंदर सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करता हो। सुप्रीमम और इन्फीमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड अगर किसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उस रिलेशन को क्या बोल रहे हैं? दैट रिलेशन इज कॉल्ड पोसेट। दैट रिलेशन इज कॉल्ड लैटिस। उसको हम क्या बोल रहे हैं? लैटिस। ठीक है, लैटिस की कंडीशन सिंपल है, उसके अंदर सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करने चाहिए। तो एक आपको डायग्राम गिवन है, अब आपको बताना है कि ये जो हमारा डायग्राम है ये हमारा क्या है? ये हमारा लैटिस है। ये जो हमारा हैश डायग्राम है ये हमारा लैटिस है या नहीं है। आप सबसे पहले ये जॉइन और मीट, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है हमारा जॉइन, ये क्या है हमारा मीट। जॉइन मतलब LUB, ये क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सिंपल, क्लियर है आपको? अब हम देखेंगे, अब खुद का खुद के साथ, ए का ए के साथ, ए का ए के साथ हमारा ज्वाइन क्या होगा? लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? ए का ए के साथ खुद ए ही होगा। ए और बी का देखेंगे, ए और बी का, तो अपर बाउंड कौन सा है? बी, तो क्या आएगा हमारा? बी। ए और सी का देखोगे तो कौन होगा? ए और सी में कौन अपर बाउंड है? लीस्ट अपर बाउंड सी। ए और डी में क्या है हमारा?
डी। ठीक है, अगर हम बी की बात करें तो बी का ए के साथ कौन है, बी और ए में कौन लीस्ट अपर बॉन्ड है, बी खुद। बी का बी के साथ, खुद का खुद के साथ क्या होगा, बी खुद होगा। बी और सी का देखेंगे तो बी और सी में कौन ऊपर है, अपर बॉन्ड कौन है, सी, तो सी आ जाएगा। बी और डी का देखोगे, बी और डी का अपर बॉन्ड देखना, बी और डी का अपर बॉन्ड कौन है, सी, तो सी आ जाएगा। ठीक है, अब आप सी का देखेंगे, सी का अपर बॉन्ड क्या होगा, अगर हम सी का देखेंगे तो सी का ए के साथ क्या होगा, सी खुद होगा। सी का बी के साथ, सी खुद होगा। सी सी के साथ खुद होगा। सी डी के साथ खुद होगा। ठीक है, अगर हम डी का देखेंगे, डी का ए के साथ क्या होगा, डी का ए के साथ क्या होगा, अपर बॉन्ड देखना है, तो इन दोनों में अपर बॉन्ड कौन है, डी। डी का बी के साथ क्या होगा, डी का बी के साथ, डी और बी का क्या होगा, सी होगा। डी और सी का क्या होगा, सी होगा। डी और डी का खुद के साथ क्या होगा, हमारा डी होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो बहुत इजी था, सिंपल, आपको इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। अगर हम वही ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड की बात करें तो लोअर बॉन्ड क्या होगा, ए का ए के साथ, खुद का खुद के साथ ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड निकालें या आप लीस्ट अपर बॉन्ड निकालें, वो खुद का खुद के साथ खुद ही होता है, यानी ए का ए के साथ खुद होगा, बी का बी के साथ खुद होगा, सी का सी के साथ, डी का डी के साथ खुद होगा। अगर हम ए और बी में देखेंगे तो ए और बी में लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड कंसिडर, यानी लोअर बॉन्ड इन दोनों में कौन सा है, हमारा कौन है, ए है। ए और सी में कौन है, ए है। ए और डी में कौन है, लीस्ट यानी अप लोअर बॉन्ड कौन है, ए। बी और ए में ए है। बी और सी में कौन है, बी और सी में कौन है, बी है। बी और डी में कौन है, बी और डी दोनों मिलकर उनका कौन है, ए है। ठीक है, इसी तरीके से सी और ए का कौन है, हमारा ए है। सी और बी का कौन है, सी और बी का कौन है, हमारा बी है। सी और डी का कौन है, हमारा डी खुद है। डी और ए का कौन है, ये आएगा ए डी डी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड हमें निकालने हैं। ठीक है, अब ये लैटिस का हर एलिमेंट का लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस हैश डायग्राम इज लैटिस। ये क्या है, हमारा लैटिस है। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या है लैटिस की, लैटिस की फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है। पहली है हमारी एडम्पोटेंट लॉ। अब ये लॉज आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रूफ आ जाता है, तो प्रूफ में ये लॉज आपको बहुत ज़रूरी है याद रखने। अब एडम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर आप ए का जॉइन ए के साथ करोगे तो वो हमेशा ए आएगा, जो अभी हमने देखा। और अगर आप ए का मीट ए के साथ निकालोगे तो वो हमारा ए आएगा। यानी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड अगर आप किसी एलिमेंट का उसके खुद के साथ निकाल रहे हैं तो वो एलिमेंट खुद आएगा। सिंपल, एडम्पोटेंट लॉ ये कहता है। नेक्स्ट हमारा कम्युनिटेटिव लॉ। कम्युनिटेटिव लॉ क्या कहता है, अगर ए ज्वाइन बी है तो बी ज्वाइन ए होगा, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ए मीट बी है तो बी मीट ए होगा उसके इक्वल। ये कौन कहता है, हमारा कम्युनिटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर हम सिंपली अगर हम ब्रैकेट को चेंज कर दें तो ये दोनों चीजें इक्वल होगी, यानी ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी इक्वल होगा ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी की। यानी अगर हम जो हमारे ब्रैकेट्स हैं उनको इंटरचेंज कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे, तो उनमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है कि अगर आप ए ज्वाइन ए मीट बी निकाल लें तो वो हमेशा ए आएगा, यानी क्या एब्जॉर्व हो गया, हमारा बी एब्जॉर्व हो गया। आप एक तरीके से याद रख सकते हैं कि जो भी एलिमेंट 2 बार आएगा ना वही हमारा आउटपुट आएगा। जो एक बार एलिमेंट आएगा इसके अंदर वो हमारा क्या हो गया, एब्जॉर्व हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉ। ये 4 प्रॉपर्टीज आपको लैटिस की जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, अ लैटिस एल ग्रेटर देन इक्वल इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर किसी लैटिस को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कब बोलेंगे, जब वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए ज्वाइन बी मीट सी। अगर आप ए की बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें और ए की सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों इक्वल ही तो हैं। सिंपल, आपने यहाँ क्या किया है, ए को कॉमन ले लिया है। और सिंपल, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो भी वो इक्वल है। ये होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर कोई भी लैटिस इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, उसको फॉलो करता है, तो उस लैटिस को हम क्या बोलेंगे, वो हमारे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। और अगर कोई भी लैटिस इसको सेटिस्फाई नहीं करता है इस प्रॉपर्टी को, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस लैटिस को, वो लैटिस हमारा क्या है,
नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। आई होप आपको क्लियर होगा, सिंपल। ठीक है, अब आपको बताना है एक एग्जांपल के थ्रू कि लैटिस जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है या नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के लिए क्या चेक करना है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता। तो सिंपल, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख लेंगे। ए जॉइन बी मीट सी इक्वल हुआ ए जॉइन बी मीट ए जॉइन सी की। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ए जॉइन बी मीट सी, बी मीट सी, मीट यानी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। बी और सी का लोअर बॉन्ड क्या है, बी और सी का लोअर बॉन्ड क्या है, क्या इन दोनों से कोई छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, यस करता है। कौन है हमारा, ए, तो ए आ गया। ठीक है, फिर ए जॉइन ए, अब मैंने आपको बताया आइडम्पोर्टेंट लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ ज्वाइन या मीट करेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, ए। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या, ए जॉइन बी मीट ए जॉइन सी, ए जॉइन बी, ए और बी, ए और बी में लोअर वो LUB कौन है, लीस्ट अपर बॉन्ड कौन है, इन दोनों में बी है, तो बी आ जाएगा। मीट ए जॉइन सी, ए जॉइन सी करोगे तो आप अपर बॉन्ड कौन सा है, सी, तो सी आ जाएगा। और ए मीट सी करेंगे, बी और सी का कोई ऐसा छोटा एलिमेंट है जो उन दोनों से छोटा है, यस है, यानी उनके लोअर साइड में, यस है, कौन है, ए, तो ए आ गया। यानी LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये जो हमारा हैश डायग्राम है ये हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए ये हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। आई होप आपको क्लियर होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस क्यों है। अगर कभी भी आ जाता है कोई भी हैश डायग्राम को लेकर तो आपको सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कराना है, सिंपल। अब एक हमारी थ्योरम है जो हमारी काफी बार पूछ ली जाती है, 2006, 2009, 2019, 2021 में ये पूछी गई थी कि आपको एक्सप्लेन इसको प्रूफ करना था। तो इसमें क्या होता है, आपको ABC एक लैटिस गिवन होता है, कुछ लैटिस के एलिमेंट गिवन होते हैं। इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, देन वो क्या बताता है कि जो भी लैटिस है वो हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। देन आपको प्रूफ करना है B इक्वल टू सी। इन दो कंडीशन का यूज कर आपको क्या प्रूफ करना होता है कि B इक्वल टू सी है, सिंपल। अब इसमें आपको एक चीज थ्योरम में स्टार्टिंग में ही बोल दिया, उसके स्टेटमेंट में ही है कि ये जो लैटिस है वो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो वही इसके अंदर सबसे पहले प्रूफ के अंदर हम वही लिखेंगे, सिंस द लैटिस L ग्रेटर देन इक्वल इज डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। हम जानते हैं कि ये लैटिस हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है आपने यहाँ क्या कर दिया, लिख दिया, सिंपल। अब आप क्या करोगे, B इक्वल टू बी जॉइन बी मीट ए, आपको प्रूफ करना है ना B इक्वल टू सी, तो आप किस तरीके से करेंगे। अब आपको पता है एब्जॉर्प्शन लॉ का हम यूज करेंगे। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है कि कोई भी जो दो एलिमेंट उसमें आते हैं तो वही ऑब्जॉर्व हो जाते हैं। तो अगर हम B की वैल्यू लिखूं, मुझे लेफ्ट साइड मैंने ले ली B इक्वल टू बी जॉइन बी मीट ए, यही तो आएगा एब्जॉर्प्शन लॉ, यही तो कहता है कि जो भी एलिमेंट दो बार आ रहा है वही एब्जॉर्ब होगा, तो वही मैंने लिख दिया बाय एब्जॉर्प्शन लॉ का यूज कर। नेक्स्ट, अब आपको पता है बी मीट ए को मैंने ए मीट बी लिख सकती हूँ बाय कम्यूनिटेटिव लॉ। आपको पता है कम्यूनिटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए मीट बी इक्वल बी मीट ए है, वहां मैंने उसका यूज कर दिया। अब आप देख रहे हो थ्योरम्स के अंदर सारे लॉस का यूज होगा। अब बी जॉइन ए मीट सी, अब ए मीट सी मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि मुझे गिवन कंडीशन जो है वो ए मीट बी किसके इक्वल है, ए मीट सी के। तो गिवन कंडीशन से मैंने देखा ए मीट बी इक्वल है ए मीट सी के, तो वही लिख दिया, सिंपल। अब इसको क्या कर दिया, सिंपल अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब बी जॉइन ए मीट बी जॉइन सी, सिंपल, बी की पहले ए के साथ मल्टीप्लाई कर दी, फिर बी की सी के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ मैंने क्या यूज किया, कम्यूनिटेटिव लॉ का यूज किया। कम्यूनिटेटिव लॉ का यूज करके मैंने जो बी जॉइन ए है उसको ए जॉइन बी लिख दिया और सी जॉइन बी लिख दिया, सिंपल। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ कर दिया, कम्यूनिटेटिव लॉ का यूज कर दिया। कम्यूनिटेटिव लॉ का यूज कर मैंने ए जॉइन सी लिख दिया और सी जॉइन बी लिख दिया। अब सी जॉइन बी को मैं ए जॉइन सी भी लिख सकती हूँ, आपको पता है। अब ए जॉइन सी जो था वो मैंने क्या लिख दिया, सी जॉइन ए लिख दिया। अब यहाँ सोच रहे होगे कि ए जॉइन बी था उसको मैंने ए जॉइन सी कैसे लिख दिया, क्योंकि गिवन कंडीशन आप देखोगे ना तो ए जॉइन बी किसके इक्वल है, ए जॉइन सी के इक्वल है, तो वहां मैंने वो लिख दिया। ठीक है, अब कम्यूनिटेटिव लॉ का यूज कर ए जॉइन सी को मैंने क्या लिख दिया, सी जॉइन ए लिख दिया, और मीट तो है ही सी जॉइन बी। अब इन दोनों में से मैंने क्या कर दिया, सी को कॉमन ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर सी को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ए मीट बी, सिंपल। ए मीट बी किसके इक्वल है गिवन कंडीशन के, ए मीट सी के इक्वल है।
कम्यूटेटिव लॉ को यूज करके ए मीट सी को मैंने क्या लिख दिया, सी मीट ए लिख दिया। अब आपको पता है एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है भाई, रिवर्स एब्जॉर्प्शन लॉ लगाएंगे यहाँ, एब्जॉर्प्शन लॉ नहीं रिवर्स एब्जॉर्प्शन लॉ लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी जॉइन सी मीट ए किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा ए के इक्वल हो जाएगा बाय रिवर्स एब्जॉर्प्शन लॉ। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारा प्रूफ किस तरीके से हमने प्रूफ किया। ठीक है, ये जो प्रूफ है ना, होता है कि कभी कभी अरे मुझे प्रूफ समझ नहीं आया, क्योंकि प्रूफ जो है ना आपको स्टेप्स यहाँ याद रखने पड़ेंगे। यहाँ कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं आपको ऐसे समझा दूँ। हाँ, आपको ये प्रॉपर्टीज पता होंगी, लॉस पता होंगे तो आप यूज कर सकते हैं, बट अगर आपने प्रूफ पहले किया होगा तो ही आप कर सकते हैं, वरना कौन इतना दिमाग लगाएगा कि अरे ये क्या है, समझ रहे हैं आप। तो वही चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको एक बार खुद से करके देखना है ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके लिए हो जाए। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा बाउंडेड लैटिस। बाउंडेड लैटिस क्या होता है, लैटिस आपको पता चल गया। लैटिस क्या होता है, जिसके अंदर सुप्रीमम और इन्फीमम हमारे होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। अब बाउंडेड लैटिस क्या होता है, बाउंडेड लैटिस आर लैटिस विच हैज बोथ एलिमेंट लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट। अगर कोई भी लैटिस है उसके अंदर लीस्ट एलिमेंट भी है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी है, डिनोटेड बाय 0 और 1। लीस्ट एलिमेंट को हम 0 से डिनोट करते हैं और ग्रेटेस्ट एलिमेंट को 1 से डिनोट करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो हमारा लैटिस क्या है, बाउंडेड लैटिस है। अगर उसके अंदर क्या होगा, लीस्ट एलिमेंट भी होगा और हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी होगा, ठीक है, तभी हम उसको बोलेंगे वो हमारे क्या है, हमारा बाउंडेड लैटिस है, ठीक है। अब बाउंडेड लैटिस के लिए एग्जांपल आप समझिए, ये हमारा जो लैटिस है हमारा बाउंडेड लैटिस है या नहीं है। आप इसमें देखिए लीस्ट एलिमेंट कौन है, लीस्ट एलिमेंट हमारा 1 है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है हमारा 27। इसका मतलब ये क्या हमारा बाउंडेड लैटिस है। अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, डी, बट लीस्ट एलिमेंट तो हमें पता ही नहीं, सी और बी। क्या 2 लीस्ट एलिमेंट हो सकते हैं, आप समझ पा रहे हो, 2 लीस्ट एलिमेंट का मतलब कि कोई एलिमेंट जो है उसके लीस्ट जो है लाइक उसे लोअर में 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो उससे छोटे हैं। भाई कोई तो एक सबसे छोटा होगा ना, ऐसे कैसे हो जाएगा कि 2 छोटे हैं, कोई तो छोटा होगा। इसका मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट है बट लीस्ट एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये हमारा क्या बाउंडेड लैटिस नहीं है। बाउंडेड लैटिस के अंदर सिंपल कंडीशन है, लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। सिंपल, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस क्या होता है, इन अ बाउंडेड लैटिस एल जॉइन मेड 0 1 एंड एलिमेंट बी बिलोंग टू एल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। ए बिलोंग टू इफ ये जो कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस है इसकी भी सिर्फ एक कंडीशन है, अगर आप कोई 2 एलिमेंट लें उस सेट के अंदर और उसका मीट करें तो वो 0 आ जाए और ज्वाइन करें वो 1 आ जाए, तो आप उसको क्या बोलेंगे, वो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है। 0 एंड 1 आर द लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ एल, और 0 और 1 हमारे क्या होते हैं, 0 हमारा लीस्ट एलिमेंट होता है और 1 क्या होता है, हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट लैटिस सिंपल, ये अगर ये कोई भी ये कंडीशन कोई भी लैटिस फुलफिल करता है, दैट लैटिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, सिंपल, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस का कुछ होता है कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लाइक अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो हमेशा ए के इक्वल होगा, और ए ज्वाइन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए ज्वाइन ज्वाइन का मीट हो जाएगा, मीट का ज्वाइन हो जाएगा, सिंपल, और दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसी को ही हम डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। अगर आप डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, सिंपल, ब्रेक करिए साइन, ब्रेक करिए लाइन को और चेंज कर दीजिए साइन, वही इसमें होता है, ठीक है। आप अब आई होप ये आपको क्लियर होगा कि हमारा कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस क्या होता है। अगर ए ज्वाइन बी करें और ए ज्वाइन मीट करें 0 और 1 आ जाए तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। बाउंडेड लैटिस क्या कहता है, अगर आपके लैटिस के अंदर लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, दैट एलिमेंट इज कॉल्ड दैट लैटिस इज कॉल्ड कौन सा लैटिस कहलाएगा, वो बाउंडेड लैटिस। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूलर लैटिस। मॉड्यूलर लैटिस क्या होता है, मॉड्यूलर लैटिस, a lattice L greater than equal is said to be modular if A join B meets C equal to A join B meets C। अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है यानी कम्यूटेटिव लॉ को, ये कौन सा हमारा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, आप देख रहे हो, एसोसिएटिव लॉ यही तो कहता है कि हम अगर जो हमारे वो है ब्रैकेट्स हैं, अगर हम उनके साइन को इधर उधर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी लैटिस एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है या एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो हमारा लैटिस कौन सा है, मॉड्यूलर लैटिस है, ठीक है। अब
आप इसको देख सकते हैं कि मॉड्यूलर लैटिस है या नहीं है। सिंपल, इस कंडीशंस में जब आप इसकी वैल्यूज को रखेंगे तो मॉड्यूलर लैटिस नहीं होगा। अब हम एक बार रख के देख लेते हैं क्या है ए ज्वाइन बी मीट सी। यहाँ आप कोई भी वैल्यूज ले लीजिए, आप ए ले लीजिए, ए हमारा ये 3 वैल्यूज ले लीजिए, ए ले लीजिए आप बी ले लीजिए आपका 1, सी ले लीजिए आपका सी। ये सिंपल कोई भी 3 वैल्यूज ले लीजिए, मैंने ये ले ली B1C, ये 3 वैल्यूज ले ली। अब इन पर आप रख के देखिए, ए की वैल्यू क्या है मेरी बी ज्वाइन, बी की वैल्यू क्या है 1 मीट, सी की वैल्यू क्या है सी। तो अगर आप निकालोगे तो बी ज्वाइन 1 और सी का हमें क्या निकालना, मीट निकालना। मीट का मतलब क्या होता है हमारा, मीट ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। 1 और सी में लोअर बॉन्ड कौन है, सी, तो सी आ गया। अगर आप बी ज्वाइन सी निकालोगे तो बी ज्वाइन सी क्या होगा, बी और सी का ज्वाइन क्या होगा, बी होगा ऑब्वियसली, तो बी हो जाएगा। जब आप नेक्स्ट को सॉल्व करोगे तो वो क्या होता है, ए ज्वाइन बी मीट सी। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी बी 1 ज्वाइन सी। अब बी और 1 का जब आप ज्वाइन निकालोगे, बी और 1 का ज्वाइन निकालोगे, ज्वाइन का मतलब क्या है, लीस्ट अपर बॉन्ड। लीस्ट अपर बॉन्ड बी और 1 का निकालोगे तो क्या आ जाएगा हमारा बी, ठीक है। और मीट निकालोगे सी के साथ। अब ये तो उल्टा है, अगर यहाँ तो ज्वाइन आ रहा था, यहाँ मीट आ रहा था, यानी बी और सी का अगर आप मीट निकालोगे तो उसमें क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है हमारा ए ज्वाइन बी मीट सी डज नॉट इक्वल है ए ज्वाइन बी मीट सी के। अब ये जो ना आपको खुद से करना होगा, क्योंकि ये मैंने आपको समझा दिया है कि लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या होता है। यहाँ से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाना था कि ये हमारा क्या मॉड्यूलर लैटिस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंप्लीट लैटिस। कंप्लीट लैटिस क्या होता है, अ लैटिस इज कॉल्ड कंप्लीट इफ ईच ऑफ इट्स नॉन एम्प्टी सबसेट हैज अ लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। अगर आपका कोई भी लैटिस है जिसके अंदर लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट लैटिस है। और उसके अंदर नॉन एम्प्टी सबसेट्स होनी चाहिए। हर नॉन एम्प्टी सब जो भी आपका लैटिस है, कोई भी रिलेशन डिफाइन है, तो उसके जो भी सारे सबसेट हैं, हर सबसेट का लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ही हम उसको बोलेंगे हमारा वो क्या है, कंप्लीट लैटिस। जैसे मैंने अभी आपको करके बताया था ना वो वाला कि सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5, वो वाला जो ABCD वाला था, उसी तरीके से तो उस लैटिस को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट लैटिस। यानी हर एलिमेंट, हर जो नॉन एम्प्टी सबसेट है उसका लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड फाइन और लाइक होना चाहिए, तो उस बोलेंगे हम उसको क्या है, कंप्लीट लैटिस है। आई होप आपको क्लियर होगा कि लैटिस का टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा थ्योरम। सिंपल है, प्रूफ करना है कि हमारा जो सारा फाइनाइट लैटिस है वो कंप्लीट लैटिस होता है। तो इसमें तो कुछ नहीं है, सिंपल है। प्रूफ करना है लेट एल बी, हम मान लेते हैं एल क्या है हमारा फाइनाइट लैटिस और एस क्या है हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट। सबसेट क्या होता है, उसी का ही एक छोटा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सबसेट। किसी भी सेट का एक छोटा पार्ट सबसेट। इसी तरीके से एक लैटिस का छोटा पार्ट सबसेट लैटिस, इस तरीके से। अब एस क्या है हमारा, एस जो है हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है एल का। एल क्या है हमारा फाइनाइट लैटिस। एस के अंदर हम एलिमेंट मानेंगे फाइनाइट एलिमेंट A1 A2 डैश 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 AN। अगर मैं इसका लीस्ट अपर बॉन्ड निकालूंगी, लीस्ट अपर बॉन्ड अगर मैं निकालूंगी तो किस तरीके से निकालूंगी, A1 ज्वाइन A3 A2 ज्वाइन A3 डैश डैश डैश, इसी तरीके से, यानी सुप्रीमम निकालूंगी। और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड निकालूंगी तो A1 A2 डैश 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 AN का कैसे निकालूंगी, A1 मीट A2 डैश 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 AN। इसका मतलब इनफीमम निकालूंगी। इसका मतलब हर एलिमेंट जो भी है उसका सबसेट में लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेट, तो यहाँ जो है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड दोनों एग्जिस्ट करें। इसका मतलब क्या है, जो हमने फाइनाइट लैटिस लिया वो हमारा क्या है, कंप्लीट लैटिस। क्योंकि कंप्लीट लैटिस की डेफिनेशन ही ये कहती है कि LUB और GLB उसके अंदर होना चाहिए। तो सिंपल थ्योरम थी, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे EQ 2023-24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, आपको एक हेज डायग्राम ड्रॉ करना था और एक सेट गिवन था आपको, उसका पहले पावर सेट निकालना था। जो पावर सेट आए उसका आपको हेज डायग्राम बनाना था और उसको चेक करना था कि वो लैटिस है या नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत इजीली कर लोगे। अब पावर सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लेक्चर नंबर 1 में काफ़ी डिटेल में देखा था। तो सिंपल इसके अंदर एस के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3। अब पावर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, उसका फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n। n क्या बताता है, सेट के एलिमेंट। सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 3, तो 2 की पावर 3 यानी 8। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 8। अब वो एलिमेंट क्या आएंगे,
पहले ए बी सी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी, फिर ए बी सी खुद एंड देन 5। आपको पता होगी पावर से एटम कैसे निकालेंगे, यहाँ अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले अब हैश डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप इसमें देखिए कि जो आपके पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो सबसे लीस्ट एलिमेंट और सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट, यानी सबसे बड़ा सबसेट कौन सा और सबसे छोटा सबसेट कौन सा है। अब सबसे बड़ा सबसेट कौन सा है आप देख पा रहे होंगे, 3 वाला। तो ए बी सी हमारा क्या है, हमारा सबसे बड़ा सबसेट है, और सबसे छोटा क्या है हमारा 5, ठीक है। सिंपल। सबसे पहला आपका हैश डायग्राम बनाने का स्टेप, सबसे लीस्ट एलिमेंट और सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट और सबसे लीस्ट एलिमेंट, ठीक है। अब देन आप देखेंगे कि 5 के बाद कौन कौन है, 5 के बाद यानी एक एलिमेंट का सबसेट कौन है, ए भी है, बी है और कौन है, सी है। देन 1 के बाद 2 एलिमेंट का सबसेट कौन है, ए बी है, ए सी है एंड बी सी है। सिंपल, बन गया। अब बस आपको इसको कनेक्ट करना है। अब आपको कनेक्ट करते हुए थोड़ा ध्यान रखना है कि ए जो एलिमेंट है उससे कनेक्ट होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। सब 5 से होंगी, बी और सी, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो यह हमारा क्या है, ये हमारा इस तरीके से हम हैश डायग्राम बनाते हैं। बस आपको इसमें एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले लार्जेस्ट सबसेट सबसे ऊपर और सबसे स्मॉलर सबसेट सबसे नीचे, फिर 1 एलिमेंट वाले, फिर 2 एलिमेंट वाले, फिर 3 एलिमेंट वाले। सिंपल आप इनको ज्वाइन कर दोगे हैश डायग्राम, ठीक है। फर्स्ट इसको इससे, फिर ए को बी से, फिर ए को सी से, इस तरीके से, सिंपल, ठीक है। ये होता है हमारा हैश डायग्राम। अब हैश डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, बट इसमें क्या पूछा, लैटिस है या नहीं है। लैटिस की कंडीशन क्या थी कि ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड होना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए किसी भी एलिमेंट का, डायग्राम को देख के ही पता चल रहा होगा ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या है, 5, लीस्ट अपर बॉन्ड क्या है, ए बी सी। जब ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हर एलिमेंट का ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। आप देख सकते हो किसी भी एलिमेंट का, इन दोनों का ए बी सी है, इन दोनों का ए बी सी है, ए का ए बी है और बी सी भी है, इन दोनों ए बी सी है। तो समझ पा रहे हो, अब सबके एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, लीस्ट अपर बॉन्ड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड हर एलिमेंट के एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप डायग्राम देख के पता लगा सकते हो। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, लैटिस है। तो वही इसके अंदर लिखा हुआ है, एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट हैज LUB एंड GLB, सो वी कैन से दैट दिस हैश डायग्राम फॉर्म लैटिस, वो लैटिस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, शो दैट D42 लैटिस, डिवाइड है ये, डिवाइड के रेस्पेक्ट में आपको बताना था D42 क्या है, लैटिस है, और कंपेयर करना था डिस्ट्रीब्यूटिव और कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हमने अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी अच्छे से डिटेल में देखा था। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन नेगेटिव 2023-24 में पूछा गया था। तो D42, सबसे पहले 42 के मल्टीपल्स निकाल लीजिए 42 तक। तो कौन कौन होंगे, जो 1 2 3 6 7 14 21 42, सिंपल ये हो गए। फिर आपको क्या करना, बॉटम एलिमेंट और टॉप एलिमेंट में कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट, और लीस्ट कौन सा होगा, बॉटम में। तो ग्रेटेस्ट 42, लीस्ट 1। फिर देन 42 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 14 21 फिर 6, 14 को फिर 7 और 2, फिर 2 21 और 3 को कौन करेगा डिवाइड, 3, फिर इन सबको कौन करेगा, 1। सिंपल, आपका ये हैश डायग्राम बन गया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि ये लैटिस है या नहीं है, तो सिंपल आप फाइंड कर लीजिए कि ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड है। हाँ, ये रहा ग्रेटेस्ट और लीस्ट अपर बॉन्ड, ये रहा। तो सिंपल, अगर ये इसके अंदर एग्जिस्ट करें तो इसका मतलब हर एलिमेंट के GLB एंड LUB एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब ये हमारा क्या है, हैश डायग्राम, ये हमारा लैटिस है, सिंपल, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेगेटिव 2023-24 में आया था, तो वो क्या कहता है, एक रिलेशन R है, बाइनरी रिलेशन, उसके अंदर स्ट्रिंग्स हैं, 0 और 1 की कुछ स्ट्रिंग्स हैं, और रिलेशन डिफाइन किया हुआ है कि अगर आप A और B लेंगे तो A और B के अंदर नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो वेदर आपको बताना था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है। अब आपको पता ही क्या बोल रहा है कि अगर आपने A और B कोई 2 एलिमेंट लिए, अब 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 कितने भी हो, बट नंबर ऑफ जीरोस दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे, 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस इसमें क्या होंगे, सेम होंगे। कंडीशन ये कह रही है। तो इस कंडीशन के थ्रू आपको बताना है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो नंबर ऑफ जीरो सेम है। अगर नंबर ऑफ जीरो सेम है यानी डायगोनल रिलेशन उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1।
तो सेम नंबर ऑफ जीरोज होंगे तो ऑलरेडी इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे एवरी डायगोनल पेयर्स हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अगर आप सिमेट्रिक की बात करें तो अगर आप ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर है तो क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए होना चाहिए, सिंपल। अगर ए कॉमा बी के अंदर नंबर ऑफ जीरो सेम है तो बहुत, ये तो क्वेश्चन ही कहता है कि बी कॉमा ए के अंदर भी जीरो सेम होंगे। इसका मतलब अगर ए बी है तो बी ए भी हमारा प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो सेम है, तो इसका मतलब क्या है, आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट आप ट्रांजिटिव सेट चेक करेंगे तो ट्रांजिटिव भी सिंपल है कि अगर ए बी के अंदर नंबर ऑफ जीरो सेम है और बी सी के अंदर नंबर ऑफ जीरो सेम है तो ए और सी के अंदर तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ जीरो सेम होंगे। अगर नंबर ऑफ जीरो सेम है तो इसका मतलब ये क्या, ट्रांजिटिविटी को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हमारा ट्रांजिटिव है। बट अगर हम पोसेट की बात करें, पोसेट के अंदर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक वो सॉरी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, बट क्या है, एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन आपको चेक करनी है। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी है और बी ए है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। अब इसमें मैंने रीजन लिखा हुआ है कि ए बी अगर है, ठीक है मान लिया, और बी ए बी है, और हम जानते हैं ए बी के अंदर नंबर ऑफ जीरो सेम है, बट ये क्या जरूरी है कि ए इक्वल टू बी हो, नहीं ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि जीरो पे डिस्ट्रिक्शन है, वन पे थोड़ी है। जरूरी थोड़ी है कि ए इक्वल टू बी हो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कंडीशंस है, क्या ये ए इक्वल टू बी है, नहीं, बट नंबर ऑफ जीरो दोनों में सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ ये वॉयलेट कर जाते हैं इक्वल टू बी की कंडीशन को, तो इसका मतलब ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट पोसेट नहीं है, बिकॉज ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये थोड़ा मैंने इतना बता दिया है क्योंकि ये हम ऑलरेडी पहले काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ सिर्फ हमने जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ हमने उसको फॉर्मुलेट किया, उसको समझा है। आई होप आपको क्लियर होगा, आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ हमारी डीएसएल की यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होती है विथ 3 ईयर पीवाईक्यूज क्वेश्चन एज पर द एकेटिव लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमने इस लेक्चर्स में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में सारे टॉपिक्स को कवर किया है, ठीक है। तो आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को दोनों देखें कंप्लीट, तो आपकी जो यूनिट 1 है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सजेशन या आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां हमें जाके फॉलो करें, और आपको कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी है तो आप वहां हमें से पूछ सकते हैं डायरेक्ट मैसेज, ठीक है। आई होप यह आपको क्लियर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।